वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग सारी चीजों के लगभग पढ़ रहे थे और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख रहे थे। बेसिक जो बहुत सारी चीजें हैं इस महत्वपूर्ण तथ्यों में भरी पड़ी हैं। तो जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके बाद कुछ और फैक्ट बचे हैं और यह श्वसन तंत्र पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, पूरा डिटेल में समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो हम लोग जानते हैं कि जो स्वर यंत्र होता है जिसे लैरिंक्स कहा जाता है, इसे कंठ भी कहा जाता है, जहां से साउंड का प्रोडक्शन होता है, ये चीजें हमने पढ़ ली थी। तो जो स्वर यंत्र होता है उसका जो मुख होता है, हमने बताया था कि ये एक स्वर यंत्र है, श्वास नली है। इसके चारों तरफ एक वलय, अर्धवृत्ताकार वलय बना होता है और यही जो एरिया है जिसे कंठ कहते हैं, ये सारा एरिया यह कंठ का इलाका है। तो इस इलाके में एक द्वार खुलता है जिसे ट्रैकिया का द्वार या फिर कभी कभी इसे इस स्वर यंत्र का द्वार भी कहा जाता है, जिसका नाम है ग्लॉटिस। और वह जो ग्लॉटिस है एक ढक्कन नुमा यंत्र से ढका रहता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। तो याद रखेंगे, यह काफी इंपॉर्टेंट है, ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस, कि जो स्वर यंत्र या ये जो ट्रैकिया होता है, श्वास नली होता है, तो वह उसका ओपनिंग जो होता है कैसे खुलता है, वह किस द्वार से खुलता है, तो उसका नाम है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक ढक्कन होता है जो ग्लॉटिस को ढके हुए रहता है। तो स्वर यंत्र का ऊपरी सतह क्या कहा जाता है, तो उसे ग्लॉटिस कहा जाता है। और इसका जो मुख द्वार होता है वह समतल आकृति के रूप में एक ढक्कन की तरह होता है, जिसका नाम क्या है, तो एपिग्लॉटिस है, जिसका मुख्य काम है भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देना। यह एपिग्लॉटिस क्या करता है कि हमारे स्वर यंत्र को ढक देता है, हमारे लैरिंक्स को ढक देता है। और इस लैरिंक्स को ढक देने के बाद, चूंकि हमने बताया था कि फैरिंक्स का जो ओपनिंग होता है लैरिंक्स होता है, तो फैरिंक्स जहां पे समाप्त होता है लैरिंक्स वहीं से शुरुआत होता है। और फैरिंक्स क्या करता है कि हमारा आहार नाल और श्वास नली दोनों को अलग करता है। तो जैसे ही यह लैरिंक्स में भोजन आता है तो यह ढक्कन एपिग्लॉटिस उसको ढक देता है, जिसके कारण भोजन इस लैरिंक्स में या फिर श्वास नली में न जाकर आहार नाल में चला जाता है। तो एपिग्लॉटिस का मुख्य काम क्या है कि भोजन को श्वास नली में जाने से रोक देना। तो स्वर यंत्र का ऊपरी सतह ग्लॉटिस कहा जाता है और इसका जो मुख द्वार होता है, मुंह का द्वार होता है, वह समतल आकृति के रूप में एक ढक्कन की तरह होता है, जिसका नाम क्या है, तो एपिग्लॉटिस है। और इसका मुख्य काम भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। द ओपनिंग पार्ट ऑफ लैरिंक्स एंड ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लॉटिस। कभी कभी एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि ट्रैकिया का जो ओपनिंग है वह क्या है, तो एपिग्लॉटिस है। और कभी कभी पूछा जा सकता है कि इस जिसका नाम है स्वर यंत्र या कंठ लैरिंक्स, उसका ओपनिंग क्या है, तो वह भी ग्लॉटिस है। दोनों पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। एंड ग्लॉटिस कवर्ड बाय ए फ्लैटेंड plate like a structure called epiglottis, whose main function is to prevent food materials into windpipe or trachea। याद रखेंगे, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो जो ट्रैकिया होती है उस ट्रैकिया की लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है।
कि ट्रैकिया की लंबाई अर्थात श्वास नली की लंबाई कितनी होती है, तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर। तो द लेंथ ऑफ ट्रैकिया इज अबाउट 12 सेंटीमीटर, याद रखेंगे। मनुष्य के गले या गर्दन में उपस्थित स्वर यंत्र या कंठ का उठा हुआ हिस्सा क्या कहा जाता है, तो उसे एडम्स एप्पल कहा जाता है, एडम्स एप्पल। जो हमारा ये जो गला होता है, तो सभी के गले में ये एक उठा हुआ हिस्सा रहता है, इसी उठे हुए हिस्से को एडम्स एप्पल कहते हैं। तो यह जो उठा हुआ हिस्सा है प्रत्येक व्यक्ति के गर्दन का, यही एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो मनुष्य के गले या गर्दन में उपस्थित स्वर यंत्र या कंठ का उठा हुआ हिस्सा, लैरिक्स का एक जो अपर पार्ट होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसे एडम्स एप्पल कहते हैं। द अपरिंग पार्ट ऑफ लैरिक्स इन नेक ऑफ ह्यूमन इज एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल याद रखेंगे। एडम्स एप्पल एक प्रकार का उपास्थि है जिसका नाम क्या है, तो थायराइड है। तो एप्पल एडम्स एक प्रकार की उपास्थि होती है जिसका नाम क्या है, तो थायराइड है। यह एप्पल एक प्रकार की कार्टिलेज होती है, एप्पल एडम्स, जिसका नाम क्या होता है, तो यह जो होता है एक प्रकार का थायराइड होता है, ग्रंथि नहीं है बल्कि यह एक, इसका नाम है थायराइड। तो याद रखेंगे कि एडम्स एक प्रकार का उपास्थि है, या यह हड्डी नहीं है, कार्टिलेज है, अर्थात यह सॉफ्ट बोन है जिसका नाम है थायराइड। एडम्स एप्पल इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज whose name is thyroid। श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य श्वास नली को पिचकने से रोकना। तो अभी हमने बताया कि यह जो कंठ है, यह जो ट्रैकिया है, यह ट्रैकिया आधे पूरे गोल नहीं होता है, चारों तरफ से आधे आधे वलय से घिरा रहता है। और यह जो वलय है, यह वलय क्या करता है कि जो कंठ में भोजन प्रवेश करता है, तो उस कारण हमारे कंठ को पिचकने से रोक देता है, उसे फैलाते रहता है। अगर वो नहीं जाता तो कंठ पिचक जाता और भोजन प्रवेश नहीं करता। तो श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय, इसीलिए इसका नाम अपूर्ण है क्योंकि यह पूरी तरह से गोल नहीं है। तो श्वास नली में उपस्थित अपूर्ण जो उपास्थि वलय होता है, उसका मुख्य काम क्या है, तो श्वास नली को पिचकने से रोकना। The main function of incomplete cartilage ring present in trachea क्या है, तो prevent trachea from pinching। और इन वलयों की संख्या लगभग 16 से 20 की संख्या में यह होती है। और ये जो हाफ रिंग होते हैं, अर्ध वलय होते हैं, इनकी संख्या लगभग 16 से 20 की संख्या में होती है, 16 से 20। एंड दिस नंबर ऑफ दीज रिंग्स अबाउट टू 16 to 20। श्वास नली का विभाजन वक्ष गुहा में बाएं और दाएं प्राथमिक श्वासनियों में होता है। द ट्रैकिया इज a straight tube that goes first into thoracic cavity and then divides in left and right into two primary bronchi। तो अभी हमने बताया, हमने पढ़ा है कि जब जैसे ही हृदय के फेफड़े के नजदीक आता है हमारा श्वास नली, तो यह दो भागों में बंट जाता है। हमने चित्र के माध्यम से भी इसे बताया था। और यह जो दोनों पार्ट है, ये जो दो हिस्से हैं, यही दोनों हिस्से क्या कहे जाते हैं, तो वक्ष गुहा कहे जाते हैं। और इनका विभाजन बाएं और दाएं प्राथमिक श्वासनियों में होता है। तो इन दोनों को क्या कहा जाता है, तो प्राइमरी ब्रोंकी कहा जाता है, प्राथमिक श्वासनियां, याद रखेंगे। तो श्वास नली का विभाजन वक्ष गुहा में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो थोरैसिक कैविटी कहते हैं। तो श्वास नली वक्ष गुहा में जाकर बाएं और दाएं
प्राथमिक श्वासनियों में विभाजित हो जाता है, याद रखेंगे, अर्थात प्राइमरी ब्रोंकी में वह टूट जाता है। और द ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब दैट गोज फर्स्ट इनटू thoracic cavity and left and right side presented in and then divides in left and right into two primary bronchi। और इन्हीं बक्ष गुहा में बाएं और दाएं एक जोड़ी फेफड़े होती है। और हमने बताया था कि यहीं से एक फेफड़ा यहां और दूसरा फेफड़ा इसी के अंदर में मौजूद होता है। और इसमें बहुत सारी शाखाएं जुड़ी हुई रहती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकी का मतलब ब्रोंकस से ब्रोंकी बना है। ब्रोंकस अर्थात जो सिंगुलर होता है, एक जो शाखा होती है उसे ब्रोंकस कहते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी शाखाएं जुड़ी हुई रहती है छोटी छोटी, और वह फेफड़े के अंदर में मौजूद रहती है। तो इसी को हम लोग ब्रोंकियोल्स कहते हैं। ब्रोंकियोल्स अर्थात श्वास निकाय, तो श्वास निकाय कही जाती है। तो यही जो हमारी ब्रोंकल्स होती है, इसका विभाजन लेफ्ट और राइट हृदय में होता है, और इसका विभाजन यही बक्ष गुहा करता है, जिसे हम लोग थोरैसिक कैविटी कहते हैं। थोरैसिक कैविटी, तो फेफड़ा किसमें बंद रहता है? तो थोरैसिक कैविटी में। तो और इन्हीं बक्ष गुहा में बाएं और दाएं एक जोड़ी फेफड़े मौजूद होती है, एक जोड़ी अर्थात एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड। एंड ए पेयर ऑफ लंग्स इन ह्यूमंस लेफ्ट एंड राइट साइड प्रेजेंटेड इन थोरैसिक कैविटी। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि श्वास नली का विभाजन बक्ष गुहा में बाएं और दाएं प्राथमिक श्वासनियों में होती है। एक बक्ष गुहा लेफ्ट साइड, दूसरा बक्ष गुहा राइट साइड, और इन्हीं बक्ष गुहा में फेफड़े मौजूद होते हैं। और इनका विभाजन कौन करता है? तो प्राथमिक श्वासनिकाएं, जो कि फेफड़े में यहीं से शुरुआत होती है। और यह जो प्राथमिक श्वासनिकाएं होती हैं, उनमें बहुत छोटे छोटे श्वासनिकाएं मौजूद होती है, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। तो ब्रोंकियोल्स इसी में जुड़े रहते हैं। और इन्हीं बक्ष गुहा में बाएं और दाएं एक जोड़े फेफड़े होते हैं। And a pair of lungs in humans, left and right side presented in thoracic cavity। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि फेफड़े किस गुहा में मौजूद होते हैं? तो थोरैसिक कैविटी में, और पेट एब्डोमिनल कैविटी में। एब्डोमिनल कैविटी जिसे उदर गुहा कहते हैं, पेट की गुहा कहते हैं, और बक्ष गुहा फेफड़ा, याद रखेंगे। फेफड़े में श्वासनी के प्रवेश करने वाला हिस्सा क्या कहा जाता है? तो हाइलम कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। तो फेफड़े में श्वासनी के प्रवेश करने वाला हिस्सा, ये जो हमारा फेफड़े का स्ट्रक्चर है, यह राइट साइड और दूसरा लेफ्ट साइड। तो जहां से ये श्वासनिकाएं फेफड़े के अंदर में प्रवेश कर रही है, तो यही जो प्रवेश द्वार है उसे ही हम लोग हाइलम कहते हैं। तो फेफड़े में श्वासनी में के प्रवेश करने वाला जो हिस्सा होता है उसे हाइलम कहा जाता है, हाइलम। द पार्ट ऑफ लंग्स वेयर ब्रोंकी इंटर्स इज कॉल्ड हाइलम। वायु कोष्ठक में बहुत सारे छोटे छोटे वायु कोष्ठक वाहिनियां होती हैं, जिनकी संख्या प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ के बराबर होती है, याद रखेंगे। हमने बताया था कि जो एल्वोलर होते हैं, एल्वोली होती है, एल्वोली जिसे एयर सैक्स कहते हैं, वायु कोश कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जाकर इकट्ठा हो जाता है, जो फेफड़े में होते हैं। तो यहीं से फिर ब्लड क्या करता है कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के माध्यम से पूरे सेल में ट्रांसफर करता है, इसी से एयर सैक से उठाकर, अर्थात इसी एल्वोली से उठाकर। तो वायु कोष्ठक में बहुत सारे छोटे छोटे वायु कोष्ठक वाहिनियां होती है, एल्वुलर डक्ट होते हैं। एल्वुलर डक्ट्स ओपन इन एल्वोली और एयर सैक्स। द नंबर ऑफ एल्वोली इन ईच लंग्स कितना है? तो 300 करोड़। याद रखेंगे, वायु कोष्ठक में बहुत सारे छोटे छोटे वायु कोष्ठक वाहिनियां होती हैं,
जिनकी संख्या प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ होती है। तो एल्वुलर डक्ट्स ओपन इन एल्वोली और एयर सैक्स, द नंबर ऑफ एल्वोली इन ईच लंग 300 करोड़, याद रखेंगे। अब हम लोग इस फिगर पर आते हैं। यह एक फिगर है फेफड़े का। तो यह फिगर है फेफड़े का। इस फेफड़े के बारे में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें जहां से प्रश्न आए हैं। तो यह जो राइट फेफड़ा है और यह लेफ्ट फेफड़ा है, तो यह लेफ्ट लंग और यह राइट लंग, इसके बीच में यह हृदय जुड़ा हुआ है, इसके बीच में यह हृदय जुड़ा रहता है और इस लेफ्ट फेफड़े से, लेफ्ट लंग से हृदय पूरी तरह से सटा हुआ रहता है। तो जिस झिल्ली से सटा हुआ रहता है उसे हृदय पेशियां कहा जाता है, कार्डियाक नोज कहा जाता है, कार्डियाक नोज। तो यह जो सटा हुआ लेफ्ट लंग से हमारा हृदय का पार्ट होता है, उस झिल्ली को हृदय पेशियां या फिर कार्डियाक नोज कहा जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों फेफड़े हैं लेफ्ट और राइट, इन दोनों, ये दोनों एक झिल्ली से ढके हुए रहते हैं, दोहरी झिल्ली से। तो एक आंतरिक झिल्ली और दूसरा है बाहरी झिल्ली, और इन झिल्लियों को प्लूरा कहा जाता है। तो दो सतही झिल्ली होते हैं। यह फेफड़ा जो होता है दो सतही झिल्लियों से घिरा रहता है, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है जिन्हें प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा इंपॉर्टेंट है। प्लूरा क्या है? तो फेफड़े एक दो सतही झिल्ली से घिरे रहते हैं, डबल लेयर मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं जिन्हें प्लूरा कहा जाता है। डबल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। कि ईच लंग, लेफ्ट लंग एंड राइट लंग आर कवर्ड बाय टू डबल लेयर्स कॉल्ड प्लूरा, याद रखेंगे। इनके बीच एक लिक्विड भरा रहता है जिसे म्यूकस जैसा चिकना पदार्थ रहता है, जिसे प्लूरल तरल कहते हैं, प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। तो प्लूरल गुहा जिसमें म्यूकस जैसा चिकना तरल होता है और उसका नाम क्या है? तो प्लूरल तरल। तो इन दोनों सतही झिल्ली के बीच एक चिकना तरल भरा रहता है और वह उसे क्या कहते हैं? तो इस गैप को प्लूरल गुहा कहा जाता है। तो दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप रहता है, खाली स्थान रहता है, तो उसे प्लूरल गुहा कहते हैं, प्लूरल कैविटी कहते हैं। और उसमें म्यूकस जैसा एक चिकना तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे प्लूरल तरल कहते हैं। तो यह जो बीच वाला भाग दिखाई दे रहा है इसे प्लूरल गुहा कहते हैं, जिसमें म्यूकस जैसा चिकना तरल भरा रहता है, जिसका नाम क्या है? तो प्लूरल तरल है, याद रखेंगे। प्लूरल कैविटी है म्यूकस लाइक स्मूथ फ्लूइड कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड, याद रखेंगे। इसके बाद ये डायफ्रागम है। हमने बताया था डायफ्रागम के बारे में। डायफ्रागम एक मांसपेशी होती है जो दोनों हृदय के, दोनों फेफड़े के बिल्कुल नीचे होती है और इसी में हृदय ऊपर से सटा हुआ रहता है। तो यह डायफ्रागम हृदय से एक झिल्ली से सटा रहता है और वह जो झिल्ली होता है उसे हम लोग अभी तुरंत देखेंगे। तो यह डायफ्रागम बक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है। बक्षीय गुहा अर्थात जो थोरैसिक कैविटी है, अर्थात जो फेफड़े का गुहा है, फेफड़े की जो कैविटी है उसको, और पेट की कैविटी अर्थात यह जो पेट है और फेफड़ा है दोनों को यह डायफ्रागम अलग करने का काम करता है। पेट की गुहा अर्थात एब्डोमिनल कैविटी और वक्षीय गुहा अर्थात फेफड़े की जो गुहा है उसको अलग करने का काम करता है डायफ्रागम। यह ऊपर और नीचे होता है। तो डायफ्रागम जो है वक्षीय गुहा और उदर गुहा को अलग करने का काम करता है। सेपरेट थोरैसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी, कौन? तो डायफ्रागम, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यह जो दायां फेफड़ा है और यह बायां फेफड़ा है, इस दोनों के बारे में हम लोग देखें
तो दायां फेफड़ा से बायां फेफड़ा बड़ा होता है। यह जो बायां फेफड़ा दिखाई दे रहा है इस दाएं फेफड़े से बड़ा होता है। तो बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से बड़ा होता है, अर्थात लेफ्ट लंग इज लार्जर देन राइट लंग। यह जो बायां फेफड़ा है दो पालियों में उपस्थित होता है। पाली अर्थात इसका डिवीजन होता है, अर्थात यह दो पार्ट में, एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये। लेकिन यह जो दायां फेफड़ा होता है तीन पालियों में डिवाइड होता है, तीन लोब में, एक, दो और तीसरा पार्ट, पहला, दूसरा और तीसरा। तो जो हमारा दायां फेफड़ा है राइट लंग है वह तीन पालियों में विभाजित होता है। उनमें तीन पालियां उपस्थित होती है, 3 lobes present, whereas in left lung there are 2 lobes present। याद रखेंगे कि दो पालियां होती हैं, किसमें? बाएं फेफड़े में। तो 2 lobes presented in the left lung, whereas 3 lobes presented in the right lung। याद रखेंगे कि दाएं जो फेफड़े होते हैं उनमें तीन पालियां उपस्थित हैं, तीन भागों में विभाजित है, 3 लोब में बटा होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है वह 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। याद रखेंगे 2 पालियों में वह विभाजित होता है। दायां फेफड़ा से यह हल्का होता है, जो बायां फेफड़ा होता है वह दायां फेफड़ा से हल्का होता है, अर्थात लेफ्ट लंग इज लाइटर देन राइट लंग। तो पूछा जाएगा कि दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर कि जो दायां फेफड़ा होता है बाएं फेफड़े से छोटा होता है, तो दायां फेफड़ा जो होता है वह बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। लेकिन दायां फेफड़ा या बायां फेफड़ा क्या होता है? हल्का होता है। तो अगर पूछा जाएगा कि दाएं फेफड़े और बाएं फेफड़े में क्या अंतर है, तो सबसे पहला अंतर है कि जो बायां फेफड़ा होता है लेफ्ट लंग होता है वह राइट लंग अर्थात दाएं फेफड़े से बड़ा होता है, लेकिन दाएं फेफड़े से हल्का होता है। और जो दायां फेफड़ा होता है राइट लंग होता है वह 3 पालियों में विभाजित होता है, 3 लोब में डिवाइडेड होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा या लेफ्ट लंग होता है वह 2 पालियों अर्थात 2 लोब्स में डिवाइडेड होता है। तो यह तो था इस फेफड़े के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग इस अंतःश्वसन और बाह्य उच्छ्वास अर्थात इनहेलेशन या इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन और एक्सेलेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे जान लें। तो अंतःश्वसन अर्थात इंस्पिरेशन हमने बताया था कि ऑक्सीजन को नाक के माध्यम से सांस लेना, इसको इंस्पिरेशन कहा जाता है, इसे इनहेलेशन भी कहा जाता है। तो पसलियों का संकुचन होकर ऊपर और बाहर की ओर गति, तो अंतःश्वसन के दौरान अर्थात इंस्पिरेशन के दौरान जो हमारी पसलियां होती हैं, रिब्स होते हैं, जो छाती में रिब्स होते हैं, हमने बताया था 24 इसकी संख्या होती है, 12 जोड़े होते हैं। तो पसलिए जो होते हैं वे संकुचित हो जाते हैं और ऊपर और बाहर की ओर गति करने लगते हैं। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने के दौरान यह हमारी पसलियां ऊपर और बाहर की ओर फैल जाती है। हम लोग जानते हैं कि सांस लेने के दौरान छाती चौड़ी हो जाती है, अर्थात वह बाहर की ओर गति करने लगता है और यह पसलियां ऊपर की ओर उठ जाती है। तो अंतःश्वसन अर्थात इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के दौरान पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करने लगते हैं। डायफ्रेगम का चपटा होना, जो डायफ्रेगम होते हैं, ये जहां पे जो डायफ्रेगम होते हैं वे चपटा हो जाते हैं, इस तरह से चपटा हो जाते हैं। और बक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाना, और जो बक्षीय गुहा होता है हमारा थोरैसिक कैविटी होता है, फेफड़े का जो वॉल्यूम है वह इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। और फेफड़ों में वायुदाब कम रहना और फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है।
तो अंतः श्वसन या सांस लेने के दौरान या फिर इंस्पिरेशन या इनहेलेशन के दौरान क्या होता है कि हमारे फेफड़े का जो वायु दाब है वह कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग बाहर से ऑक्सीजन को सांस लेते हैं तो बाहर से ऑक्सीजन को सांस लेंगे तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में प्रवेश करेगा, और हम लोग जानते हैं कि फेफड़े में प्रवेश करेगा तो वह डिफ्यूजन कहा जाता है। डिफ्यूजन अर्थात हिंदी में विसरण कहते हैं। तो विसरण क्या है कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर किसी गैस या तरल पदार्थ का प्रवाह। तो गैसों का जो प्रवाह होता है वह हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब अगरबत्ती घर में जलती है तो उसकी सुगंध चारों ओर फैल जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन। तो उसी प्रकार से इस फेफड़े में भी ऑक्सीजन का जो फ्लो होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और फेफड़े में कम है, तो हम लोग जब सांस लेंगे तो ऑक्सीजन फेफड़े में प्रवेश कर जाएगा, और यह प्रक्रिया डिफ्यूजन के कारण होगा। तो सांस लेने के दौरान या अंतः श्वसन के दौरान पसलियां संकुचित होकर ऊपर और बाहर की ओर गति करने लगती है। डायफ्रेगम चपटा हो जाता है, वह पूरी तरह से चपटा हो जाता है, सीधा हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, और बक्षीय गुहा का आयतन बढ़ जाता है। क्योंकि जब ऑक्सीजन प्रवेश करेगा तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन के प्रवेश करने के बाद हमारे जो फेफड़े हैं उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, और फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है। क्योंकि बाहर में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि एयर का जो प्रेशर है वह फेफड़े में कम हो जाएगा। तो ये सभी प्रक्रियाएं होती हैं अंतः श्वसन के दौरान, अर्थात इनहेलेशन या फिर इंस्पिरेशन के दौरान, सांस लेने के दौरान। इन इनहेलेशन और इंस्पिरेशन process the lips contract and moves up and outward. The diaphragm becomes flattened and volume of the thoracic cavity increases and air pressure in lungs decreases. ठीक उल्टा होता है उच्छ्वास के दौरान। तो जो एक्सपिरेशन है या एक्सहेलेशन है तो इसमें ठीक उल्टा होता है। कैसे? इस इनहेलेशन के उल्टा होगा, अर्थात अंतः श्वसन का ठीक उल्टा काम करेगा उच्छ्वास। उच्छ्वास में क्या होगा कि पसलियां संकुचित न होकर शिथिल हो जाएंगी और वह नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करेगी। क्योंकि जैसे ही हम लोग सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने के दौरान हमारे अंदर का फेफड़े का जो वॉल्यूम है वह कम हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो उस दौरान हमारी फेफड़े सिकुड़ जाती है, शिथिल पड़ जाती है और वह अंदर की ओर धंस जाती है, नीचे की ओर गिरने लगती है। और क्या होगा कि आयतन कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब बाहर निकलेगा तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और अंदर का वायु दाब क्या हो जाएगा तो ज्यादा हो जाएगा। अगर अंदर का वायु दाब ज्यादा है, एयर प्रेशर ज्यादा है, अर्थात अंदर का जो हायर कॉन्सेंट्रेशन है तभी तो वह बाहर निकल रहा है, अर्थात बाहर का कॉन्सेंट्रेशन से अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। इसी कारण डिफ्यूजन के कारण हायर प्रेशर लोअर प्रेशर की ओर जाता है। यह जो हायर कॉन्सेंट्रेशन से कार्बन डाइऑक्साइड है वह लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा, याद रखेंगे। तो उच्छ्वास या एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन के दौरान पसलियों का शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति, डायफ्रेगम का गुंबद के समान होना और बक्षीय गुहा का आयतन घट जाना और फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाना। तो इस प्रकार उच्छ्वास या एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन के दौरान जो पसलियां हैं वे शिथिल होकर नीचे और अंदर की ओर गति करने लगती हैं। डायफ्रेगम गुंबद के समान हो जाता है, गुंबद के समान हो जाता है और जो बक्षीय गुहा है उनका आयतन घट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने के कारण, और साथ ही साथ फेफड़ों में वायु दाब बढ़ जाता है।
क्यों? क्योंकि वायुदाब बढ़ता है तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है, अर्थात अंदर की सांद्रता जो कॉन्सेंट्रेशन है बाहर से ज्यादा होती है, तभी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकलता है। तो यह प्रक्रिया अंतः श्वसन या इनहेलेशन या इंस्पिरेशन का ठीक उल्टा है। इन एक्सेलेशन और एक्सपिरेशन प्रोसेस द रिब्स रिलैक्स एंड मूव डाउन एंड इनवर्ड, द डायफ्रागम बिकम्स डोम शेप्ड एंड वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity decreases and air pressure in lungs increases। पसलियों के मध्य पाए जाने वाले पेशी क्या कहे जाते हैं? तो अंतरापार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी कहे जाते हैं। तो जो पसलियां होती हैं, जो रिब्स होते हैं, एक दूसरे से पेशियों से जुड़े हुए रहते हैं, जिन्हें हम लोग अंतरापार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसमें ये सभी रिब्स हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 12 पसलियां होती हैं, 12 एक तरफ 12 दूसरे तरफ 12 अर्थात कुल 24, और एक दूसरे से प्रत्येक जो पसलियां होती हैं एक दूसरे से मसल से जुड़ी हुई रहती हैं। इन मसल को हम लोग क्या कहते हैं? तो अंतरापार्श्विक पेशी या उच्छ्वास पेशी कहते हैं, याद रखेंगे। और ये भी दो प्रकार के होते हैं, अंतरापार्श्विक पेशी अर्थात इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, और दूसरा बाह्य अंतरापार्श्विक पेशी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। और यह जो उच्छ्वास पेशी होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, अंतरापार्श्विक पेशी अर्थात इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, याद रखेंगे। तो मसल्स फाउंड इन बिटवीन द रिब्स एंड आर कॉल्ड इंटरकोस्टल मसल। तो जो मसल हमारे रिब्स के बीच में अटैच रहते हैं उन्हें इंटरकोस्टल मसल कहते हैं। अब हम लोग देखें फेफड़ों के अंदर वायु कोश में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, डिफ्यूजन की प्रक्रिया के द्वारा होता है। हम लोग इसे देख चुके हैं। डिफ्यूजन में हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गैसों और जो तरल पदार्थ होते हैं, जो लिक्विड होते हैं, उनका फ्लो होता है। तो फेफड़ों के अंदर वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा। कि जो ब्लड और फेफड़े हैं तो उन दोनों के बीच किसके माध्यम से? तो वायु कोश के माध्यम से, एल्वेली के माध्यम से जो गैसों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, CO2 का बाहर निकलना और O2 का अंदर आना, यह प्रक्रिया विसरण की प्रक्रिया अर्थात डिफ्यूजन के कारण होता है, जिसके अंतर्गत हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थों का प्रवाह होता है। तो फेफड़ों के अंदर वायु कोश में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन लंग्स ऑकर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन बिटवीन द लंग्स एंड द ब्लड। शरीर में गैसों के विनिमय का कारण दाब में अंतर, द कॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर बॉडी ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर। तो यह चीजें हम लोग अभी बार बार देख चुके हैं कि गैसों में, शरीर में गैसों का जो एक्सचेंज होता है कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। तो जब बाहर का वायुदाब क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा तो ऑक्सीजन प्रवेश करेगा, और जब बाहर का वायुदाब कम रहेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। तो वायुदाब में अंतर के कारण ही शरीर में गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है। द कॉज ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन आवर बॉडी ड्यू टू डिफरेंट प्रेशर। यह तो था हमारे श्वसन तंत्र अर्थात रेस्पिरेटरी सिस्टम का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम लोग इसके आगे कुछ बचे कुचे फैक्ट को देखेंगे जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद इसे भी हम लोग समाप्त करेंगे। तो इसके बाद यह जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, समाप्त हो जाएगा। तो एक स्क्रीनशॉट लें और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में इस श्वसन तंत्र के और महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर। तब तक